आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 लॉजिक। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा टफ़ है आपके लिए। चीज़ें न्यू हैं, टफ़ तो नहीं है लेकिन चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू हैं। ध्यान से समझना है इनकी डेफिनेशंस को और किस तरह से ये सारे फार्मूलाज वगैरह यहाँ पर हैं। लॉजिक्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी होगी। पहले आपने ये देखना है कि लॉजिक असल में होता क्या है। लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स वन इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, एक ऐसा मेथड होता है बताता है कि किसी स्टेटमेंट के मीनिंग क्या है, यानी हमें इस चीज़ के काबिल करता है कि हमें समझ आए कि जो बात की गई है उसका मतलब क्या है। एग्जामाइन द ट्रूथ, और उसको जानकर हम पता लगा लेते हैं कि हकीकत क्या है। एंड डिड्यूस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, और उससे हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लॉजिक वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं आपकी बात का कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक बेसिकली ऐसी बात होती है जिसके पीछे कोई फैक्ट हो, यानी जिसका कोई मकसद हो बात का। तो हम ऐसी बात को कहते हैं कि इस बात का कोई लॉजिक है। तो अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती है, ट्रू है या नहीं है, और फिर यहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल दी हुई है। उन्होंने कहा है अ पर्सन गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन वंस एंड ट्वाइस एक्सपीरियंस अ रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड। एक शख्स ने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया एक या दो बार। उसने जब भी इंजेक्शन लगवाया तो वो उसको रिएक्शन कर गया। ही जनरलाइज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन। अब उसने इससे ये नतीजा अखज़ किया कि वो पेंसिलिन से एलर्जिक है, यानी उसे पेंसिलिन से एलर्जी होती है, यानी जब भी वो पेंसिलिन लगाएगा तो उसको एलर्जी होगी। ये उसने उससे नतीजा अखज़ किया। द वे ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को। अब जो उसने नतीजा या रिजल्ट निकाला है हम उसको कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, वो अब इसको हम पूरे को बोलेंगे लॉजिक इंडक्शन, यानी किसी भी लॉजिक या किसी भी बात से लॉजिक उसका क्या था, उसने दो बार पेंसिलिन लगवाई तो उसको रिएक्शन हो गया, तो फिर उससे उसने इंडक्शन क्या निकाला। वो इंडक्शन ये था कि वो पेंसिलिन से एलर्जिक है। अब ये जो उसने इंडक्शन निकाला है ये एक्सपीरियंस के बेस पर है। ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ये जस्ट उस शख्स के लिए होगा जिसने ये एक्सपीरियंस किया है। ये उस शख्स की सोच है। लॉजिकल इंडक्शन वो पर्सन के अपने एक्सपीरियंस पर होता है, कोई जनरल फैक्ट नहीं होता जिसको पूरी दुनिया माने। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिकल इंडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है। द वे रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द परमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू। ऐसी चीज़ से नतीजा निकालना जो परमिसेस, जो पहले से ही बिलीव टू बी ट्रू, जिस पर यकीन किया जाता है कि वो दुरुस्त है, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। यानी ये ऐसा लॉजिक होता है, लॉजिक से ऐसा रिजल्ट हम निकालें जिसको हर कोई मानता है, वो हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल डिडक्शन। और हमने पीछे जो पढ़ा है वो लॉजिकल इंडक्शन होता है। वो जस्ट एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, वो उसके ऊपर बिलीव करता है, पूरी दुनिया उसको नहीं मानती। लेकिन लॉजिकल डिडक्शन जो होता है उसको पूरी दुनिया मानती है, जो भी हम उससे रिजल्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सुना हुआ है कि ऑल मैन आर मॉर्टल। हमने सुना हुआ है तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है। तो वी आर मैन, हम यकीन करते हैं कि हम आदमी हैं और हम सबको ये यकीन है कि हमने भी एक दिन मरना है। तो ये जो है ये हमारा लॉजिकल डिडक्शन है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता दुनिया का। जो हमने पीछे कंक्लूजन ड्रॉ किया था जिसको हमने इंडक्शन कहा था कि हम पेंसिलिन से एलर्जिक है, वो पर्सन जो था वो पेंसिलिन से एलर्जिक था। जब वो पेंसिलिन लगाता था तो एलर्जी हो जाती थी, तो वो उस शख्स के लिए एक्सपीरियंस था, वो उसका इंडक्शन होगा और ये क्या होगा, डिडक्शन। तो इंडक्शन और डिडक्शन में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि लॉजिकल इंडक्शन क्या होता है और लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है। आपने जस्ट ये डेफिनेशंस और चीज़ें ना माइंड में रख लेनी है, आगे हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो उसमें यूज़ होंगी। और बाकी जो डेफिनेशंस आपने याद करनी है जो एक्सरसाइज में आ रही हैं वो फिर मैं आपको लिख कर दूँगी तो आप उनको याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथ की फॉर्म में भी हो सकता है, विच में भी ट्रू और फॉल्स, जो ठीक भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब यानी कोई भी बात हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको कोई बात बताती हूँ तो आप वो बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, तो वो मेरी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, यानी कोई भी बात जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेटमेंट। जैसे हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि ए बराबर है बी के, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यूज़ दी होंगी, तब हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अभी हम इसको क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। उसके बाद बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की।
यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। ऑपरेटर्स ऐसी चीज़ को कहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उसको जब सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादातर कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर ज़्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो हमें इन सिंबल्स की ज़रूरत होती है। वैसे भी हम लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसी तरह मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर में जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें इन सिंबल्स की ज़रूरत होती है। 5 सिंबल्स हैं, हम इनके नाम पढ़ेंगे और इनका यूज़ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हम इनको वन बाय वन सीखेंगे। पहले हम फर्स्ट हमारे पास साइन है, उसको हम बोलते हैं निगेशन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास साइन होता है। इसको हम नॉट भी कहते हैं और निगेशन भी कहते हैं। अगर P हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है, और निगेशन का मतलब ये होगा कि हमने उस स्टेटमेंट को नॉट कर देना है, यानी कि वो स्टेटमेंट गलत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ बाहर बारिश हो रही है, तो उसकी निगेशन क्या होगी कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ मैं स्कूल जाऊँगी, तो उसकी निगेशन क्या होगी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो निगेशन का मतलब होता है कि जो बात की हुई है आपने उसको नॉट कर देना है, यानी उसकी नफ़ी कर देनी है। तो अब देखते हैं निगेशन की जो यहाँ पर उसको पढ़ते किस तरह से है, नॉट P। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसका नाम है P, तो अगर उसके साथ ये निगेशन का साइन आ गया तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, नॉट P। निगेशन भी बोलते हैं उसको और नॉट भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है P, यानी P हमारे पास एक स्टेटमेंट है। P के 2 पार्ट्स हमें उन्होंने दिए हुए हैं, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। वो कहते हैं कि अगर हमने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू, अगर हम उसकी निगेशन करें, कि निगेशन का क्या मतलब होता है, उसको उलट करना, तो ट्रू से क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें स्टेटमेंट में फॉल्स दिया हुआ है और हमने उसकी निगेशन करनी है, यानी उसको उलट करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। निगेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपने जो भी बात है ना उसको उलट करना है। जैसे हम कहेंगे द स्टोव इज़ बर्निंग, चूल्हा जल रहा है, तो हम इसकी निगेशन क्या करेंगे, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, चूल्हा नहीं जल रहा है। इस तरह से अगर आपके पास ट्रू होगा तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे। तो ये हमारे पास निगेशन होती है। उसके बाद नंबर 2 पर होता है कंजक्शन, और कंजक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं उल्टे वी की तरह, और इसको हम नॉर्मल पढ़ते हैं एंड। ठीक है, सिंपल एंड पढ़ते हैं, और या हम इसको कंजक्शन भी कह सकते हैं। अब कंजक्शन का या एंड का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। निगेशन में एक स्टेटमेंट थी, ट्रू थी तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स थी तो हमने ट्रू कर दिया। अब कंजक्शन में जो होती हैं वो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, एक P होगी और एक Q होगी। एंड का मतलब उर्दू में होता है और, यानी 2 स्टेटमेंट के दरमियान और आता है। अली स्कूल जाएगा और वो पढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट थी अली स्कूल जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट थी अली पढ़ेगा, तो हमने इन दोनों को और से मिला दिया, यानी अली स्कूल जाएगा और अली पढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो मैंने 2 स्टेटमेंट को मिलाया है वो और से मिलाया है। ठीक, आपने इसका मतलब इसी तरह समझ लेना है। फिर इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, जैसे हमने ट्रूथ टेबल, इसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। अब एंड यानी और के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं और उसको समझते हैं कि वो किस तरह से बनेगी। देखिए एंड के लिए जो हमारे पास ट्रूथ टेबल बनती है, सबसे पहले तो आपने ये सीखना है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट थी। एक स्टेटमेंट हमारे पास थी P और दूसरी स्टेटमेंट थी Q, तो हमने उसको इस तरह से लिखना है। देखें पहले ऐसा होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, पहली भी ट्रू होगी और दूसरी भी ट्रू होगी। सेकंड नंबर पे ऐसा होगा कि पहली ट्रू होगी और दूसरी क्या होगी, फॉल्स होगी। थर्ड नंबर पे ऐसा होगा कि पहली फॉल्स होगी और दूसरी क्या होगी, ट्रू होगी। और लास्ट में ऐसा होगा कि दोनों फॉल्स होंगी। तो आपने इस तरह से ये स्टेटमेंट बना लेनी है। अगर आपको याद ना रहे तो लिखने का तरीका इनको ये है कि P में पहली 2 ट्रू करनी है और फिर 2 फॉल्स करनी है, और Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इस तरह से आपने P एंड Q 2 स्टेटमेंट लिख लेनी है। देखिए अगर तो दोनों ट्रू हो जाएं, आपकी P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, तो आंसर आपका ट्रू आएगा एंड की टेबल में। और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता है, एक या दोनों में से कोई भी फॉल्स हो जाता है, तो हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। एंड की टेबल में ट्रू आंसर सिर्फ तब आता है जब P भी ट्रू होता है और Q भी ट्रू होता है। तो अगर आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आ जाए, आपने एंड फाइंड करना है P एंड Q, तो आपने ये देखना है अगर दोनों ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड है डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन का साइन V की तरह होता है। ठीक है, और इसको हम सिंपल वर्ड में पढ़ते हैं और। अब हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट होगी P एंड Q, हम उसको पढ़ेंगे P और Q, और इसको उर्दू में इसका मतलब होता है या। इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी कि अगर 2 दोस्त हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि तुम बाहर जाओगे या मैं बाहर जाऊंगा, यानी कि
एक इंसान बाहर जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अली और अहमद है, अली बाहर जाएगा तो अहमद बाहर नहीं जाएगा, अगर अहमद बाहर तो अली बाहर नहीं जाएगा, या तुम बाहर जाओगे या मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है। अब हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं, पी एंड क्यू हमने 2 लिख लिए, पहले 2 ट्रू लिखे फिर फॉल्स, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, और क्यू में पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, ये आपने टेबल बना लेनी है। अब देखिए पी और क्यू इस तरह से होता है कि अगर इसमें दोनों फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, वरना हर जगह आंसर ट्रू ही आएगा। देखिए यहाँ पर ट्रू था, यहाँ पर ट्रू था, तो आंसर हमारा क्या आ गया? ट्रू। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ट्रू। यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या आया? ट्रू। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो आपने ये चीज़ समझनी है कि और में या डिसजंक्शन में अगर दोनों आंसर पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी या फिर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, और फॉल्स सिर्फ उस सूरत में आएगा जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। आपने बस ये याद रख लेना है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी और में तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इसका साइन ये वाला होता है एरो की तरह। अब इसका मतलब ये है कि P जो है वो कंडीशन लगाता है Q के ऊपर। P और Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। अली कहता है अगर अहमद पार्टी पर जाएगा तो मैं जाऊँगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट शुरू होती है इफ़ से। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर, और देन से होती है, देन का मतलब होता है तो। यानी कि अगर अली पार्टी पे जाएगा तो अहमद पार्टी पे जाएगा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रही हैं। इस स्टेटमेंट में जो होता है अगर या तो यूज़ होता है, और इस वाले साइन को आप इम्प्लाइज भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, P इम्प्लाइज Q। अब देखें इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसमें जो P होता है यानी P, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, ये आपने याद रखना है। P हम कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कहते हैं P का नाम, और Q को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को, यानी जो नतीजा आता है, और हाइपोथेसिस कहते हैं जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो आपने याद रखना है, अगर जब इम्प्लाइज वाला आ जाता है तो उसमें P जो होता है हम उसको कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, और Q को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। ये MCQ में भी यूज़ होगा, तो आपने ये माइंड में रखना है। तो अब देखिए कंडीशन कि अगर दोनों स्टेटमेंट, हमने पहले तो टेबल बना लेनी है जैसे हम ऊपर बना कर आए। इसका ये रूल होगा कि अगर आपके पास पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो ऐसी सूरत में आपकी स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, अदरवाइज़ हर सूरत में आपकी स्टेटमेंट ट्रू ही आएगी। आप टेबल में देख सकते हैं, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, और बाकी सब में हमारा आंसर ट्रू ही रहेगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज में आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। उस 5th नंबर पर हम बात करते हैं बाई कंडीशनल की। यहाँ पर देखिए आपको दोनों साइड पर एरो हेड नज़र आ रहे हैं, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। इसका मतलब ये है कि P जो है वो इम्प्लाइज करता है Q पर, और Q वापस इम्प्लाई करता है P के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों की इम्प्लीकेशन है। वो किस तरह से है, यानी कि अगर जैसे हमने अली और अहमद की बात की कि अली पार्टी पर जाएगा तो अहमद जाएगा, लेकिन इसमें दोनों तरफ से होगा। देखो अली पार्टी पर जाएगा तो अहमद पार्टी पर जाएगा, और फिर हम दूसरी साइड से भी पढ़ेंगे, अगर अहमद पार्टी पर जाएगा तो अली पार्टी पर जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पार्टी पर जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, अदरवाइज दोनों नहीं जाएंगे। अली जो है वो अहमद की वजह से जाएगा और अहमद जो है वो अली की वजह से जाएगा, और जो है ना इस ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं बाई कंडीशनल। ठीक है, तो आपने ये चीज़ इसमें समझनी है। तो देखिए अगर आप ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा हैं इनको आप ना भी बनाएं तो हम डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं। देखिए अगर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, तो इसका मतलब है ट्रू। अगर नहीं जाएंगे, फॉल्स का मतलब होता है ना जाना, यानी नॉट को शो करता है। फॉल्स का मतलब कि अली भी नहीं जाएगा और अहमद भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अहमद नहीं जाएगा तो अली भी नहीं जाएगा, ये बात ट्रू है, और अहमद जाएगा तो अली भी जाएगा, ये बात भी क्या है? ट्रू है। और इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता, वो कहते हैं अली जाएगा और अहमद नहीं जाएगा, तो ये क्या होगी? फॉल्स होगी। और यहाँ पर ये कहते हैं अहमद जाएगा और अली नहीं जाएगा, तो ये भी क्या होगी? ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आपने परेशानी होना, टोटल हमने 5 पढ़े हैं, मैं आपको इन 5 का ही ओवरव्यू बताती हूँ कि ये किस तरह से है। यहाँ टेबल से देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नॉट। नॉट बहुत इजी है, इसमें अगर ट्रू होगा तो आप उसको फॉल्स कर दें, और फॉल्स होगा तो उसको क्या कर दें? ट्रू कर दें, तो ये नॉट हो जाएगा। और एंड होता है, एंड में आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई होती हैं, P एंड Q। तो एंड में आपने एक बात याद रखनी है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, वरना सारे आंसर फॉल्स होंगे। एंड में ट्रू होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। और जो होता है वो उससे उलट है, अगर इसमें दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ एंड देन इम्प्लाइज की। और इसमें ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स आता है, वरना हमारा हर सूरत आंसर ट्रू ही आता है।
इक्विवेलेंट, इसमें अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे, यानी अगर दोनों सेम होंगे, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आएगा। अगर चेंज होंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। उसके बाद यहाँ से लास्ट रह गई है कंडीशन नंबर 6, और ये बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक है कन्वर्स, एक है इन्वर्स और एक है कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखें, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है Q एंड P, ठीक है, यहाँ से देख मैं आपको लिख के बता देती हूँ, Q इम्प्लाइज P। अगर आपने इसका कन्वर्स करना है, कन्वर्स का मतलब है उलट करना है, तो P जो है वो Q की जगह पर आ जाएगा और Q जो है वो P की जगह पर आ जाएगा। ये कन्वर्स होता है, समझ आ गई। कन्वर्स में आपने क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी आपने उसको उलट कर देना है, P को Q की जगह पर कर देना और Q को P की जगह पर। ये कन्वर्स हो गया। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है साइन चेंज करना, यानी नॉट लगाना। देखें, इन्वर्स में आपने ये करना है कि आपने इनकी जगह चेंज नहीं करनी, जो जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जस्ट ये करना है कि अगर जिसके साथ नॉट है ये वाला साइन, उसके साथ ये नॉट वाला साइन हटा देना है, और अगर किसी के साथ नहीं है तो आपने लगा देना है, ठीक है, समझ आ गई। इन्वर्स में आपने क्या करना है, नॉट वाला साइन अगर लगा हुआ है तो पहले से तो हटा देना है, अगर नहीं लगा हुआ तो लगा देना है। ये इन्वर्स होता है। देखिए यहाँ पर नॉट P था और नॉट Q था, तो आंसर में हमने P के साथ भी नॉट को हटा दिया और Q के साथ भी हटा दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है ना, वो इन दोनों को मिलाकर होता है, यानी आपने जगह भी चेंज करनी है दोनों की और नॉट भी लगाना है या हटाना है। अब देखिए यहाँ पर है Q और यहाँ पर है P, तो सबसे पहले तो हम जगह चेंज करेंगे, P यहाँ पर आ जाएगा और Q बाद में आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ भी नॉट है और इसके साथ भी नॉट है, तो दोनों का नॉट हम हटा देंगे। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने इसको कन्वर्स भी करना है, जगह भी चेंज करनी है और इन्वर्स भी करना है, यानी नॉट लगाना भी है और हटाना भी है। जिसमें लगा हो तो हटा देंगे और जिसमें नहीं लगा होगा उसमें लगा देंगे, ठीक है, समझ आ गई है। अब हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जस्ट ओवरव्यू था। के बाद एक दो और इजी सी चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है, जो हमारी एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, आपने नाम सुना होगा। थ्योरम एक ऐसी चीज़ होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ठीक है। पहले से हकाइक पता हैं, उनको यूज़ करके हम उसको ट्रू प्रूफ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को कहते हैं थ्योरम, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप ट्रू प्रूफ कर सकते हो। दूसरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट और जो आपको चीज़ें पहले से पता है मैथ्स में, उनको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को अगर सही साबित कर सकते हैं तो वो क्या होता है, थ्योरम। और थ्योरम की यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है। थ्योरम क्या चीज़ होता है, जैसे अगर उन्होंने आपको कहा है आप शो करें कि क्वाड्रिलेटर जो होता है उसके एंगल जो होता है, टोटल एंगल वो 360 डिग्री होता है, तो आप शो कर सकते हैं। आप क्वाड्रिलेटर की डायग्राम बनाएंगे, वहाँ से एंगल्स वगैरह बनाएंगे और वहाँ से आप शो कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर के तमाम एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजक्चर। कंजक्चर एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट नॉट येट प्रूव्ड। ये एक ऐसी चीज़ होती है किसी ने उसको प्रूव नहीं किया होता, लेकिन एक इंसान अपनी मुशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कह रहा होता है कि वो बात ठीक है। देखें, अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट ने कहा कि ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर, अपनी सोच के बेस पर कह दिया कि ब्लैक होल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर बाकी साइंटिस्ट जो हैं उसको जब तक प्रूव नहीं करेंगे, अभी तक वो साबित नहीं होगा, तब तक वो क्या रहेगा, कंजक्चर रहेगा। कंजक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक शख्स या बहुत सारे शख्स की ऑब्जर्वेशन तो हो, लेकिन अभी तक साबित ना हुई हो कि वो ठीक है या नहीं, और उसको साबित करने में हमें 300 साल भी लग सकते हैं, 600 साल भी लग सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए और हम उसको प्रूव ना कर सकें। लेकिन हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसको प्रूव नहीं किया होता, उसको अभी तक साबित नहीं किया होता कि ये गलत है। ना हम उसको गलत साबित कर पाते हैं ना ठीक, लेकिन कोई शख्स अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर, अपने मुशाहिदे की बेस पर कह रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे है, एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कंजक्चर। आप यहाँ पर उन्होंने हमें कंजक्चर की एक मैथमेटिकल एग्जांपल दी हुई है। वो कहते हैं कोई भी इवन नंबर जो है वो 2 प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है, यानी कोई भी इवन नंबर जो 2 से बड़े हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, प्राइम नंबर से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी दी हुई है, 2 + 2, 2 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 4, जो कि इवन है। 3 भी प्राइम है, यहाँ पर 3 भी प्राइम है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, इवन नंबर। देखिए 5 और 7 भी दोनों क्या है, प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर को प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, इवन नंबर आता है। तो अभी तक तो ये बात ट्रू है कि 2 प्राइम नंबर को प्लस करने से हमारे पास इवन नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे जाकर
वो ऐसा हो कि दो जो हैं वो इवन प्राइम नंबर से मिलकर वो ना बन रहा हो, तो इसको हम कंजक्चर कहेंगे। अभी तक ये बात साबित नहीं हुई, लेकिन अभी तक के लिए हम इस बात को सच मानते हैं, तक ये प्रूफ नहीं हुई। लास्ट में हमारे पास है एक्सियम, और एक्सियम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम सच मानते हैं विदाउट एनी एविडेंस। एविडेंस कहते हैं सबूत के, बगैर किसी सबूत के हम ये बात मानते हैं कि वो चीज़ ट्रू है और उसको साबित करने की या प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एग्जांपल दिया है कि थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये बात नज़र भी आ रही है और आपको पता भी है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात होती है एक्सियम। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। एक पढ़ा थ्योरम, जिसको हम प्रूफ करके बता सकते हैं कि वो ठीक है, और एक बात पढ़ी हमने कंजक्चर, जो किसी की ऑब्जर्वेशन होती है, किसी का मुशाहिदा होता है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ होता कि वो ठीक है या गलत है। और एक चीज़ हमने पढ़ी एक्सियम। एक्सियम ऐसी चीज़ है जिसको साबित करने की या प्रूफ करने की या सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको ऐसे ही मानते हैं कि वो ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सियम। ये तीन बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर नंबर 8 की जस्ट एक ही एक्सरसाइज है, इसीलिए हमने इसके ऊपर इतना टाइम लगाया, इसकी कॉन्सेप्ट को समझा। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो MCQ का है और सॉल्व करते हैं। देखिए आपने पीछे अगर समझा होगा तो MCQ आप इजीली समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाई। जो किसी इंसान का मुशाहिदा होता है, जो बार बार उसको तजर्बा हुआ होता है, उसकी बेस पर जो वो बात करता है, वो क्या होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे किसी इंसान को हमने पेंसिलिन की एग्जांपल ली थी, उसको एलर्जी हो गई थी पेंसिलिन से, तो उसका बार बार का तजुर्बा था। ये एक बार उसको एलर्जी हुई, दूसरी बार एलर्जी हुई, तो ये उसका जो था तजर्बे की बेस पर वो क्या बनाई थी, उसने रिजल्ट बनाया था। इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जो इंसान का अपना तजुर्बा होता है। अब उन्होंने ऑप्शन दिए बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कि वो इंडक्टिव रीजनिंग कब आई थी, बार बार एक्सपेरिमेंट करने से आया था, या फिर थ्योरम था उसका, या फिर प्रिंसिपल था, कोई असूल होता है, या इफ एंड ऑनली स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तभी इंडक्टिव रीजनिंग बनी थी। लेकिन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू बी डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी चीज़ होती है जिसको हर कोई मानता है, यानी ऐसा ट्रूथ होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हर इंसान ने जो है वो मरना है, हर इंसान को मौत आएगी। तो ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई मानता है, एक जाना माना सच होता है ये। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुछ लोगों का मुशाहिदा होता है, ऐसा नहीं है डिडक्टिव रीजनिंग को हर कोई मानता है, वो कुछ लोगों का मुशाहिदा नहीं होता। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, उस पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो ऐसी बात होती है जिसको सब मानते हैं, तो ये भी नहीं होता। बेस्ड ऑन यूनिट इन्फॉर्मेशन दैट आर एक्यूरेट, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते और ये देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं, तो ये भी नहीं है। उसके बाद लास्ट है ड्रॉ अ कंक्लूजन, हम रिजल्ट निकालते हैं फ्रॉम अ वेल नॉन फैक्ट, एक जाने माने सच से। लास्ट वाला ऑप्शन होगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर इज फिनिट, वो कहते हैं इंटीजर का सेट जो होता है वो महदूद होता है, और आपको पता है काउंटिंग महदूद नहीं होती, सो ऑन जाती है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद वो कहते हैं जो क्वाड्रिलेटर के एंगल होते हैं उसका सम 180 होता है, और आपको पता है 180 उसका एंगल का सम नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद वो कहते हैं 22/7 जो है वो इरेशनल, क्यू डैश जो है वो इरेशनल को शो करता है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में रेशनल और इरेशनल को डिटेल से पढ़ा था। जो नंबर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होते हैं, इरेशनल नहीं होते। वो कहते हैं 22/7 जो है वो इज़ नॉट इरेशनल, वो इरेशनल नहीं है, तो ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट रिप्रेजेंट द निगेशन। निगेशन आपने पढ़ा था, निगेशन जो थी, निगेशन का साइन किस तरह से था, इस तरह से था निगेशन का साइन। और निगेशन का हमारे पास मतलब क्या था कि हमने किसी चीज़ की नफ़ी करनी होती है, उसको नॉट करना होता है। तो ये द स्टोव इज़ बर्निंग, चूल्हा जल रहा है, तो इसकी निगेशन क्या होगी, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, चूल्हा नहीं जल रहा है, इसका यही ऑप्शन होगा आंसर। उसके बाद MCQs नंबर 5 देखेंगे द कंजक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट। कंजक्शन क्या था हमारे पास, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कंजक्शन हम उल्टे वी की तरह लिखते थे और उसको हम लिखते थे एंड से, और कंजक्शन मैंने आपको बताया था सिर्फ उस सूरत में ट्रू होता है जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, वरना वो हमेशा फॉल्स ही होता है। इनका आंसर जो है वो ट्रू कब आएगा, तो आपने ये बताना है। तो वो कहते हैं P एंड Q दोनों फॉल्स हों, तो ये नहीं है। जब P एंड Q दोनों ट्रू हो तब ही कंजक्शन का आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा इसका। अ कंडीशनल रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन।
कंडीशनल सेंटेंस इस तरह से था ना, इम्प्लाइज वाला जो था, इसमें जो पी होता है उसको हम कहते थे एंटीसीडेंट, जो स्टेटमेंट होती है, और जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो उन्होंने कहा है कि फॉल्स कब होता है, मैंने कहा था कि एंटीसीडेंट इज ट्रू, एंटीसीडेंट क्या है, ट्रू, और कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो इन्वर्स और कन्वर्स को मिलाकर बनता है। सबसे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम जगह चेंज करते हैं, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है क्यू। देखिए पी जो है वो पहले आ जाएगा और क्यू जो है वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद इनके ऊपर हमने निगेशन अगर लगी होती है तो हटा देनी होती है, अगर नहीं लगी होती है तो लगा देनी होती है। तो इनके ऊपर हम दोनों के ऊपर निगेशन लगा देंगे। अब देखिए ये वाला आंसर हमारे पास पार्ट नंबर सी वाला बन रहा है। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। हम अभी पढ़कर आए हैं, यही वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि वो कहते हैं जो 2 से तमाम बड़े प्राइम इवन नंबर हैं, सॉरी, उनको वो जो है वो इस तरह से बनते हैं कि अगर हम 2 प्राइम नंबर्स को क्या करें, उनको प्लस करने से वो बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंजक्चर है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई है। उसके बाद देखिए वो कहते हैं द स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट्स हो हमारे पास, उनको हम मिलाकर एक लाइन बना सकते हैं। तो ये चीज़ एक वेल नोन फैक्ट है, आपको इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हर कोई मानेगा। और ये हमारे पास क्या होती है, एक्सियम, ऐसी चीज़ जिसको हमें प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट में हमारे पास है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 180। वो कहते हैं ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो टोटल होते हैं 180 डिग्री। तो ये हम थ्योरम के ज़रिए प्रूफ कर सकते हैं और हम करेंगे भी, आगे क्वेश्चन भी है। तो ये आपने प्रूफ कर सकते हैं, और जो चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं उसको हम कहते हैं थ्योरम। ये 3 हमने चीज़ें पढ़ी थी, एक्सियम, थ्योरम एंड कंजक्चर। तो यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो है हमारे पास राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये हम पढ़कर आए हैं और बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है निगेशन पी एंड इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो आपने कन्वर्स बनाना है और कन्वर्स इस तरह होता है कि आपने जस्ट जगह चेंज कर देनी है। देखिए यहाँ पर क्यू है ना, क्यू आप पहले आ जाएगा और निगेशन पी जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कन्वर्स में जगह चेंज कर दी। और इन्वर्स में आपने क्या करना होता है, आप पी एंड क्यू को बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे वो है। पी पहले था तो पहले लिखा, क्यू बाद में। अब देखिए यहाँ पर निगेशन था ना, तो यहाँ से हम हटा देंगे और क्यू के साथ लगा देंगे। ये हमारे पास इन्वर्स हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सबसे पहले आपने चेंज करनी होती है जगह। तो देखिए क्यू पहले आ जाएगा और पी जो आ जाएगा वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपने जो है वो निगेशन का साइन भी लगाना होता है। देखिए यहाँ पर पी के साथ निगेशन का साइन है, तो यहाँ पर जो है वो हम निगेशन का साइन किसके साथ लगा देंगे, क्यू के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, कन्वर्स में जगह चेंज करनी होती है, तो पी पहले आ जाएगा और क्यू बाद में। इन्वर्स में हमने जो होता है वो निगेशन का साइन लगाना होता है, तो इनकी जगह वैसे ही रहेगी, क्यू पहले आएगा पी बाद में जैसे क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी निगेशन लगा देंगे और यहाँ पर भी निगेशन, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पहले जगह चेंज करेंगे, पी इस साइड पर आ जाएगा और क्यू इस साइड पर आ जाएगा। उसके बाद आपने इनकी जो है वो निगेशन भी लगा देनी है। दोनों के ऊपर निगेशन नहीं थी तो दोनों के ऊपर हम निगेशन लगा देंगे। उसके बाद देखिए इनको करते हैं, सबसे पहले इनको कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स का मतलब है जगह चेंज करते हैं। देखिए निगेशन क्यू इस साइड पर आ जाएगा और निगेशन पी जो है वो दूसरी साइड पर आ जाएगा। इन्वर्स में जो होता है वो आप निगेशन का साइन लगाते हैं या हटाते हैं। इन दोनों के साथ निगेशन का साइन है तो जगह वैसे ही रहेगी इनकी, पी पहले आएगा क्यू बाद में, और निगेशन दोनों से हम हटा देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सबसे पहले हम जगह चेंज करेंगे, क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में, और उसके बाद इनके ऊपर निगेशन भी लगाते हैं या हटाते हैं, तो इन दोनों के ऊपर निगेशन है तो यहाँ से हम हटा देंगे, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्स करना है, तो सबसे पहले इनकी जगह चेंज करेंगे। देखें पहले पी आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू। इन्वर्स में जो है वो आप निगेशन का साइन लगाते हैं या नॉट का साइन लगाते हैं, तो देखें जगह उनकी वैसी ही रहेगी, क्यू पहले आएगा पी बाद में, लेकिन आपने दोनों के साथ निगेशन थी तो यहाँ से निगेशन आपने हटा देनी है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पहले हम जगह चेंज करते हैं, पी पहले आ जाएगा और क्यू जो है वो बाद में आएगा, और हमने इनकी जो है इनको निगेशन का साइन भी लगाना होता है, तो यहाँ पर दोनों पर निगेशन का साइन हम हटा देंगे। तो समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने ट्रूथ टेबल बनानी है, ट्रू फॉल्स वाली, और जो हमने पीछे पढ़ा था
कंजक्शन को, निगेशन को, वहाँ उसको आप यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। तो सबसे पहले बॉक्स में आप एक में लिखेंगे P और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे Q। और P और Q मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था। जब आप P लिखेंगे तो आपने क्या करना है, पहले दोनों ट्रू कर देना है P में, और फिर आपने दोनों क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ये आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, वरना भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। और Q को आपने इस तरह लिखना है, पहला ट्रू कर देना, फिर दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। समझ आ गई होगी आपको। P और Q हमने लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर क्या है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है P और Q वाला साइन जो होता है ना, ये और को शो करता है, ठीक है। P और Q, और ये हमारे पास है निगेशन Q यानी नॉट Q। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नॉट Q। तो अब हमने पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं ना उनको फाइंड करना है। तो देखिए P और Q बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम निगेशन Q फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है Q और हमने फाइंड करना है निगेशन Q यानी Q नॉट। तो अब देखिए नॉट Q इस तरह से फाइंड करते हैं कि जो Q की वैल्यू होगी, जहाँ पर ट्रू होगी वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो ट्रू। नॉट का मतलब यही होता है कि आपने उसको उलट कर देना यानी चेंज कर देना है। देखिए ये Q है ना, तो आपने नॉट Q लिखना है। यहाँ पर देखिए Q ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो हम इसको कर देंगे ट्रू, यहाँ पर ट्रू है तो हम कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स है तो हम कर देंगे ट्रू। समझ आ गए। अब हमने इसकी ये ब्रैकेट वाला फाइंड कर लिया। अब बारी है P और Q फाइंड करने की। P और Q। अच्छा अब देखें, अब P ये है और Q ये, इन दोनों को यूज़ करेंगे फर्स्ट टू कॉलम्स को। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और का आंसर सिर्फ जब फॉल्स आता है, जब दोनों हमारे पास फॉल्स हों, ठीक है। तो देखें ये दोनों ट्रू है, पहली दो देख रहे हैं, P एंड Q है ना, P एंड Q का फाइंड करें। ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये एक ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। इसमें भी एक ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। लास्ट वाली में देखें दोनों फॉल्स हैं तो आंसर तब फॉल्स आएगा, और में ऐसा होता है अगर दोनों फॉल्स हों तब आंसर फॉल्स आता है। ये P और Q का कॉलम है, हमने फाइंड करना है P और Q का निगेशन यानी नॉट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P और Q का नॉट। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, जहाँ पर ट्रू है फॉल्स कर देना, और जहाँ पर फॉल्स है ट्रू कर देना। ट्रू को क्या कर देंगे, फॉल्स, ट्रू को क्या कर देंगे, फॉल्स, ट्रू को क्या कर देंगे, फॉल्स, और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ आ गए। अब देखें ये चीज़ भी पूरी फाइंड हो गई है और ये भी पूरी फाइंड हो गई। अब इन दोनों का हमने दोबारा से क्या लेना है, और लेना है। अब स्टार बना देती हूँ, इसका और इसका, इन दोनों को यूज़ करके निगेशन P एंड Q है और फिर क्या है निगेशन Q, इन दोनों का आपने और फाइंड करने हैं। हम स्टार बना दिया। क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं टेबल में, ताकि हमें पता हो इस टेबल में किसका आंसर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब देखें ये वाली और ये वाली हम कॉलम यूज़ करें, और में आपको पता है अगर दोनों फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, वरना क्या आता है, ट्रू। देखिए यहाँ भी फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर भी फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर P एंड Q यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम P एंड Q लिखेंगे। P एंड Q आपको पता है हम किस तरह से लिखते हैं। P में हम दोनों पहले ट्रू लिखते हैं और फिर दोनों लिखते हैं फॉल्स, और Q को हम इस तरह लिखते हैं, पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहाँ से चाहिए निगेशन P और फिर चाहिए निगेशन Q। तो सबसे पहले नॉट P और नॉट Q यानी निगेशन फाइंड कर लेते हैं। नॉट का मतलब ये होता है कि ट्रू को फॉल्स करना होता है, फॉल्स को ट्रू। देखिए P हम फाइंड करें तो पहला ट्रू है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, यहाँ पर ट्रू है P तो इसको हम फॉल्स कर देंगे, यहाँ पर P फॉल्स है तो इसको हम ट्रू कर देंगे, यहाँ पर फॉल्स है तो इसको हम ट्रू कर देंगे। अब बारी है Q की। Q की निगेशन यानी नॉट फाइंड करनी है। तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू जो है वो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स ट्रू हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए हमने दोनों की निगेशन फाइंड कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने Q और P फाइंड करना है, इसको हम बोलते हैं और, ठीक है। और का अब आपने इन दोनों को यूज़ करके और फाइंड करना है। और का आपको रूल पता है वो क्या होता है, और में अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब में आंसर ट्रू आएगा। अब देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इनमें से एक ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा, इनमें से भी एक ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये और का रूल था वो हमने यूज़ किया। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने निगेशन Q और निगेशन P फाइंड कर लिया। अब उसका भी क्या फाइंड करना है, निगेशन यानी नॉट फाइंड करनी है। तो लास्ट रो में हम इसकी भी निगेशन फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स,
ट्रू हो जाएगा फॉल्स और ट्रू हो जाएगा फॉल्स, और ये हमारे पास आंसर है। ये पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है पी और क्यू इक्विलेंट टू पी एंड क्यू। अब देखें, इसके लिए पहले हमें पी का कॉलम बनाना होगा एक, और फिर हमें कॉलम बनाना होगा क्यू का, ताकि पी एंड क्यू फाइंड हो जाए। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे पी और क्यू, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे पी एंड क्यू, इन दोनों को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम पूरा क्वेश्चन फाइंड करेंगे पी और क्यू, इक्विवेलेंट लेंगे हम पी एंड क्यू के। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं, इनके कॉलम बना लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पी की वैल्यू लिखते हैं। आपको पता है पहले हम दोनों ट्रू लिखते हैं और फिर दोनों क्या लिखते हैं, फॉल्स। और क्यू में पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और उसके बाद फिर फॉल्स। अब हमने फाइंड करना है और का आपको रूल पता है वो क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हो तब आंसर फॉल्स आता है, बाकी सब में क्या आता है, ट्रू। तो इसमें ट्रू आ जाएगा, इसमें भी ट्रू आ जाएगा, इसमें भी ट्रू आ जाएगा, और इसमें दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। और एंड का रूल जो होता है ना वो उससे उलट होता है कि अगर दोनों ट्रू हो तब आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखिए, इसमें दोनों ट्रू हैं, ये होता है एंड, जो उल्टे वी की तरह होता है, इसको हम पढ़ते हैं एंड। और इसमें अगर दोनों ट्रू हो तब आंसर हमारे पास क्या आता है, ट्रू, अदरवाइज सब में क्या आता है, फॉल्स आता है। तो देखिए, सब में क्या लिख देंगे हम, फॉल्स। इस तरह अब हमने इन दोनों के आंसर फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है इसका इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं इसको, और इक्विवेलेंट भी पढ़ते हैं। दोनों ट्रू हों तब आंसर ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हो तब आंसर ट्रू आएगा। अगर चेंज हो, एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर हमारा फॉल्स आता है। अब हमने इन दोनों को यूज़ करके, यानी इन दोनों को यूज़ करके हमने ये फाइंड करना है, यानी पी और क्यू एंड पी एंड क्यू, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो हमने इस वाले कॉलम को लेना है और इस वाले कॉलम को लेना है। तो देखते हैं, जब दोनों ट्रू होंगे तब आंसर हमारा ट्रू आएगा, और जब दोनों फॉल्स होंगे हमारा आंसर तब ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो हमारा आंसर इसमें फॉल्स ही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड हो गया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।